डीसी मोटर क्या होता है, और डीसी मोटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है उन सभी को हम रिवाइज करेंगे। और शॉर्ट टर्म में हम रिवाइज करेंगे, बट उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, ताकि हमारे जो भी एग्जाम आने वाली है उन सभी एग्जामों में हम अच्छे से परफॉर्म कर सके, और इस टॉपिक से आने वाले जितने क्वेश्चन है वो बन सके। उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी है, उसे भी हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं डीसी मोटर होता क्या है। तो क्या होता है, डीसी मोटर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम डीसी मोटर बोलते हैं। और जो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है उसे हम जनरेटर बोलते हैं, और उसको हमने पढ़ लिया है फर्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, अब देखते हैं डीसी मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलता है। और ये किसके नियम के अकॉर्डिंग रहता है, फेराडे के नियम के ऊपर वर्क करता है। अब फेराडे के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करेगा, और डीसी मोटर एंटी क्लॉकवाइज, कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो, और जो हमारा जनरेटर है वो क्लॉकवाइज में घूमता है। ठीक है, डीसी मोटर में क्या होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल कैसे प्रोड्यूस होता है उसको हम देखेंगे। बैक ईएमएफ बल जो हमारे पास जनरेट होता है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बैक ईएमएफ, इसके द्वारा टार्क उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान देना। तो फाई क्या होगा, फाई जेड पी एन, और बटे में 60 ए। ठीक है, और फाई क्या है, हमारे पास फ्लक्स है, जेड आर्मेचर चालक, और पी पोल की संख्या, और एन क्या होता है, मोटर की आर्मेचर जो है उसकी स्पीड रहेगी, और ए समांतर पथ पैरेलल पाथ की संख्या हो जाएगी। और बी ई ई बी का फुल फॉर्म बैक ईएमएफ होगा। इसकी दिशा हमेशा सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में होती है, ये हमें ध्यान देना है। और जो बैक ईएमएफ की वोल्टेज रहेगी, जितने हम सप्लाई देंगे उससे कम ही हमेशा रहेगी, ये ध्यान रखना है। और सर्किट की अगर हम देखेंगे, इसमें एक सर्किट, जैसे ये हमारे पास एक सर्किट है, इसको ये हमारे पास आर्मेचर है, और इसका बैक ईएमएफ ये हमने माना, इसका बैक ईएमएफ। ठीक है, और ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं। और यहाँ पे ये लोड सप्लाई वोल्टेज हम देंगे, और आर्मेचर में कुछ ना कुछ आर्मेचर करंट और आर्मेचर, इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा बैक ईएमएफ का। तो जो हमारे पास V बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज देंगे, ये बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस का बराबर होगा। ठीक है, इसको आप अलग अलग तरीके से, जैसे अगर इसको इधर ले आए तो बैक ईएमएफ निकालना रहेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज हम दिए, उसमें हम माइनस कर देंगे आर्मेचर रेजिस्टेंस को। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, हम आर्मेचर करंट निकालना है तो हम कर सकते हैं इसमें कि भाई आर्मेचर करंट ये वाला इससे निकल आएगा। ठीक है, ये भी इसी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें टार्क। टार्क होता क्या है, आर्मेचर टार्क देखेंगे। अब देखो टार्क क्या होता है, उत्पन्न पावर बटे एंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेवलप्ड पावर हमारे पास रहेगा, और कोणीय वेग जो हमारे पास रहता है ये हमारे पास कोणीय वेग। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होगा हमारे पास, ये डब्ल्यू नहीं होता है, एंगुलर है, ये कोणीय वेग है। ठीक है, तो इसका मान होगा 2 π n बटे 60। ठीक है, ये वाला रहेगा। और इसकी यूनिट क्या आती है, रेडियम पर सेकेंड होता है, इसको भी याद रखो, इसकी यूनिट रेडियम पर सेकेंड होती है, तो इसको रेडियम पर सेकेंड इसकी स्पीड लिख सकता हूं। अब मोटर में डेवलप्ड पावर, तो जो डेवलप्ड पावर कहां पर, आर्मेचर में डेवलप होगी, तो आर्मेचर में कितना बेकिए में उत्पन्न हो रहा है वो, और आर्मेचर करंट हम कर देंगे, तो ये हमारे पास डेवलप्ड पावर आ जाएगी। ठीक है, मोटर में डेवलप्ड पावर, और बैक ईएमएफ हम इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, ये हमारे पास दो प्रकार। ठीक है, अब टार्क की हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे, टार्क। तो टार्क क्या होगा, मोटर में जो डेवलप्ड पावर बट एंगुलर स्पीड हो रही। ठीक है, एंगुलर वेग। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, इसका मान बैक ईएमएफ का मान अगर इसमें हम रखा हमने ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर भी एंगुलर स्पीड का, एंगुलर वेग का मान रखा हमने। ठीक है, तो इसमें एन से एन तो कट जाएगा, ये कैसा काटा देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 Z P N N, इसको बटे करो आप 60 × n। अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा आ जाएगा, 60/2 π n होगा, तो n से n ये कट जाएगा, 60 से 60 ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, 5 Z N P, और ये आर्मेचर करंट है।
ठीक है, ये आर्मेचर करंट और बटे में 2 π a बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास इतना। ठीक है, ये हमारे पास इतने इसके बराबर टार्क होता है। ठीक है, किसके बराबर टार्क हो रहा है? टार्क बराबर सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना, टार्क का उत्पन्न पावर बटे क्या होगा, जो हमारे पास रहेगा कोणीय वेग, कोण की जो वेग रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें क्या है देखो, इसमें हम देखते हैं कि जेड पी बाई 2 π a, ये क्या होता है, एक कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट जैसे कि हम बनाते समय, हम मोटर बनाएंगे एक बार, तो हम जो कंडक्टर रहेगा वो एक ही बार फिक्स कर देंगे और पोल भी फिक्स होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है। बाकी फिर हमारे पास जो टार्क रहता है, टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक मिनट इसको ऊपर कर लेता ताकि दिख जाएगा, फ्लक्स और आर्मेचर करंट का। तो ये इस तरह से हमारे पास ये बन के आता है, किससे आ रहा है, आर्मेचर करंट का, किससे, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो हमारा टार्क बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तब भी टार्क बढ़ेगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अतः डीसी मोटर में टार्क कैसा रहता है, फ्लक्स और आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंडेंट करेगा। हमेशा मोटर की शाफ्ट पर, मोटर के आर्मेचर में डेवलप्ड टार्क पूरा नहीं मिल पाता है। सॉफ्ट को क्यों नहीं मिल पाता, उसका एक रीजन रहता है, कुछ अंश कैसे, घर्षण और आयरन लॉस के कारण हो जाता है। इसके बाद प्राप्त टार्क को हम सॉफ्ट टार्क कहते हैं। जिसके बाद जो हमें टार्क प्राप्त होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट टार्क बोलेंगे। ठीक है, सॉफ्ट टार्क से ही मोटर की आउटपुट वोल्टेज में ज्ञात करते हैं हम। जो आउटपुट वोल्टेज लिखते हैं ना किलोवाट में, हम ये जो सॉफ्ट पे मिलते हैं ना उसी को लिखते हैं हम, पूरा लॉस होने के बाद। ठीक है, जितने हम इनपुट में दिए उसके बाद जो आउटपुट में हमें मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट पावर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉफ्ट टार्क को कैसे निकालेंगे, तो आर्मेचर का टार्क करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे हम लॉस। ठीक है, ये जितना टार्क लॉस होगा वो, तो मोटर पर जो शाफ्ट पावर की आउटपुट लिखी जाएगी हमारे पास, मोटर पर जो लिखते हैं ना, जो आउटपुट कौन से लिखते हैं, सॉफ्ट पर, शाफ्ट पे जो हमें आउटपुट मिलेगी उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप। अब आगे देखो, इसमें देखो, यहां पे ये हमें दिया है क्या है, 60 p आउटपुट पावर बटे 2 π n। ठीक है, तो डेवलप्ड पावर हमारे पास ये लिखा है, डेवलप्ड पावर कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर में। डेवलप्ड पावर में क्या देखो, p 60p और डेवलप्ड पावर माइनस ये हमारे पास क्या करें, 60p और ये लॉसेस, ये सॉफ्ट पर लॉस हो रहा है वो वाला माइनस कर देंगे, तो ये न्यूटन मीटर में हमारे पास आएगा। ठीक है, अब एक एचपी के बराबर कितना होता है, एक एचपी के बराबर होता है 735.5 वाट रहेगा। ठीक है, एक 1 एचपी इज इक्वल टू में 735.5 वाट, एंड 1 वाट इज इक्वल टू में क्या रहेगा हमारे पास, 1/1 वाट के लिए अगर निकालेंगे तो ये हमारे पास एक एचपी को हम डिवाइडेड करेंगे, क्या होगा, एक एचपी बटे में करेंगे 735.5 बराबर 1 वाट हो जाएगा। ठीक है, 1 वाट बराबर हमने ये कर लिया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए आप। अब डेवलप्ड टार्क एचपी में हम देखेंगे, तो एचपी में हम डेवलप्ड टार्क निकालेंगे तो इसका हम कुछ भी मत करो, इसका इंटू कर दीजिए, 60 क्या है एचपी में, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 π n। अब सॉफ्ट टार्क क्या होगा हमारे पास, बी एच पी बटे 2 π n। ये हमारे पास एक फार्मूला, ये इन दोनों फार्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल अगर है तो उसको देखते हैं हम इसमें। ठीक है, इससे रिलेटेड, अब डीसी मोटर में क्या होता है, न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण विकसित होता है। ठीक है, कितने न्यूटन मीटर का विकसित हो रहा है, तो 80। ठीक है, ये 80 न्यूटन मीटर का विकसित हो रहा है, जबकि आर्मेचर में करंट इतनी है, धारा लेती है, और मोटर आर्मेचर स्पीड इतने पे काम करे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ याद करना है। ठीक है, क्या याद करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब डेवलप्ड टार्क बराबर हमारे पास क्या आता है, डेवलप्ड पावर बटे में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है,
तो इसका मान हमने यहाँ पे रखा इसका, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डेवलप्ड टार्क हमारे पास बराबर हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पाई एन बाई 60, तो यहाँ इसके बराबर हमारे पास बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट, ठीक है। अब बैक ईएमएफ बराबर इसके बराबर हमारे पास ये हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करना है हमें, डेवलप्ड टार्क इंटू 2 पाई एन बाई ए, इसका अगर पूरा मान रख लेंगे और निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास बैक ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास डेवलप्ड टार्क कितना 80 था, ठीक है। 2 पाई का मान हमने लिखा 22/7 और स्पीड 1000, ठीक है। यहाँ पे बटे में हमने कर लिया 60 गुणित आर्मेचर करंट 40 था ये। तो देखो इसको आप अगर कैसे निकालोगे भाई, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। 209.52 वोल्ट आएगा इंड्यूस्ड में। अब देखो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे दिया था आर्मेचर करंट दिया है, डेवलप्ड टार्क दिया है न्यूटन मीटर में, और स्पीड दी है, और बैक ईएमएफ निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, फार्मूला, ठीक है। तो डेवलप्ड टार्क की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर होता है डेवलप्ड पावर बटे एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एन बाई 60 होता है, ठीक है। अब यहां पे हमें ध्यान देना है, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डेवलप्ड टार्क इसका इधर गुना करेंगे इधर, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेवलप्ड टार्क इंटू 60/2 पाई एन बराबर डेवलप्ड पावर। अगर डेवलप्ड पावर निकालना है तो इससे आप निकाल सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी आपके लिए पावर निकालने के लिए काम में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब टार्क क्या होता है, डेवलप्ड पावर, तो हमारे पास ये आ गया। अब टार्क, डेवलप्ड टार्क इंटू 60, 1 सेकेंड, यहाँ पे ये क्या हो, उल्टा होगा ना, यहाँ पे चला जाएगा तो ये उल्टा होगा ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका ऑपोजिट में आएगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पे ये मैं गलत लिखवा दिया इसको, 1 मिनट, यहाँ पे इसको मैं सही करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये इधर उल्टा जाएगा ना, तो ये होगा हमारे पास डेवलप्ड टार्क इंटू 2 पाई एन बाई 60 होगा, ठीक है। बराबर में डेवलप्ड पावर होगा, और डेवलप्ड पावर बराबर होता है बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट, ठीक है। बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट होगा। अब यहाँ पे आर्मेचर करंट होगा, तो इसको अगर मान रखोगे जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका ये क्या आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला निकल जाएगा, इसमें मान रखोगे आप तो वो निकल आएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। आप 1 से 2 बार अगर इसी वीडियो को भी देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप टाइप्स ऑफ मोटर देखते हैं, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, जिस प्रकार हमने पढ़ा था सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ऐसा ही हम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर देख रहे हैं। अब सेपरेटली क्या है, इसके आर्मेचर के लिए, ये आर्मेचर है, इसके लिए फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए ये आर ये वाइंडिंग है फील्ड वाइंडिंग, इसको हम अलग से सप्लाई दे दिए, ये सेपरेटली दे रहे हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे आप सेपरेटली। तो सेपरेटली इसके लिए हमारे पास अगर ये वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, तो ये तो सीरीज में है, इसके द्वारा निकाल सकते हैं। आई एफ करंट निकालना है, तो वोल्टेज, फील्ड वोल्टेज और फील्ड का रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आर्मेचर की जो करंट है हमारे पास, ये लोड की करंट के बराबर, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, यहाँ पे अगर फार्मूला अगर निकालना है हमें, तो देखो यहां से ये टर्मिनल वोल्टेज है और ये आर्मेचर का वोल्टेज है, ठीक है। अब टर्मिनल का वोल्टेज निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, V बराबर हमारे पास आर्मेचर में वोल्टेज उत्पन्न होगा वो बैक ईएमएफ, प्लस करेंगे आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप कर देंगे हम यहाँ, तो ये हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। अब आर्मेचर करंट निकालना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे E माइनस, ये इधर चला जाएगा, जैसे ये इधर आया, इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, बैक ईएमएफ, सॉरी, बैक ईएमएफ बटे में आर्मेचर का रेजिस्टेंस बराबर ये आर्मेचर करंट आ जाएगा, ये वाला फार्मूला
इस तरह से ये बन रहा है। ठीक है। अब सेल्फ एक्साइटेशन की बात करेंगे हम। सेल्फ एक्साइटेशन में क्या होता है वो कि खुद का ही वो करंट यूज करें, जो हम सप्लाई देंगे ना उसी वोल्टेज से यूज करके फ्लक्स को प्रोड्यूस कर देगा। जैसे ये वाला सीरीज में, सीरीज मोटर की, जैसे हम इस टर्मिनल पे वोल्टेज दिए तो यहां से लोड करंट बहेगा। ठीक है। अब लोड करंट जब ये जाएगा तो यहाँ पे फील्ड से होकर जा रहा था, फील्ड क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोड करंट आ जाएगा। ठीक है। तो ये फ्लक्स से प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स से प्रोड्यूस होगा तो ये आर्मेचर क्या करेगा, उसको कट करेगा। ठीक है। तो उसके बाद बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा उसका। तो यहां पे देखना है आर्मेचर का करंट, सीरीज फील्ड का करंट और लोड करंट दोनों सेम रहती है। ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है कि देखो, जो टर्मिनल वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज हमारे पास, वो बैक ईएमएफ ये वाला ऐड करेंगे हम इसमें। ठीक। उसके बाद आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप है और फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप, तो ये आर्मेचर रेजिस्टेंस को ऐड कर ले, सीरीज में है, और फील्ड का रेजिस्टेंस को ऐड कर लिया तो ये ऐड हो गया, और आर्मेचर करंट सेम है तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। बैक ईएमएफ निकालना ये हमारे पास। तो अब ये डायग्राम ध्यान देना, तो ये आपको बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इसके आर्मेचर को भी बाहर रेजिस्टेंस इसको शो कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है। तो पावर डेवलप्ड अगर आपको निकालने के लिए पूछेगा तो बैक ईएमएफ का मान दिया रहेगा और आर्मेचर करंट का मान रहेगा, तो ये पावर निकालते हैं, जैसे P बराबर हम क्या निकालते हैं, वी आई से निकालते हैं, P बराबर। तो इसी का यूज करा है हमने इसको बनाने के लिए। ठीक है। अब इनपुट पावर निकालना रहेगा, तो देखो इनपुट टर्मिनल पर क्या हो रहा है, इनपुट। ठीक है। इनपुट में, और जो हमारे पास आर्मेचर का करंट है वो आ जाएगा, या लोड करंट आ जाएगा, सेम रहेगा ये हमारा। ठीक है। अब कॉपर लॉस, इसमें कॉपर लॉस की बात करते, कॉपर लॉस होता है आर्मेचर में, कॉपर लॉस होता है, वो क्या हो जाएगा इसमें, आर्मेचर करंट का स्क्वायर और आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर्मेचर कॉपर लॉस। फील्ड कॉपर लॉस की बात करेंगे तो फील्ड में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्मेचर का करंट और रेजिस्टेंस सीरीज में, ये हमारे पास हो जाएगा। तो पावर डेवलप्ड बराबर हमारे पास क्या होता है, इनपुट पावर माइनस कॉपर लॉसेस। ठीक है। तो यहां पे हमें ये ध्यान देना, ये वाला पावर का इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक है। पावर का इक्वेशन बनाना आपका आना चाहिए, इसमें किस तरह से ये बन रहा है, इस तरह से ये आप निकाल सकते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं आप। ठीक है। अब डीसी सीरीज मोटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम देखते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे, जो टार्क रहता है डीसी सीरीज मोटर का, वो क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है। अब यहां पे देखना है, डीसी सीरीज मोटर में जो हमारे पास फ्लक्स रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर्मेचर करंट रहता है। तो हम क्या करेंगे, सेचुरेशन से पहले क्या होता है, जो टार्क रहता है, ठीक है, आर्मेचर टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के। ठीक है। आर्मेचर के करंट के स्क्वायर के, सेचुरेशन से पहले। जैसे ही सेचुरेटेड हो जाता है, सेचुरेशन के बाद क्या होता है कि आर्मेचर करंट बढ़ाने से फ्लक्स नहीं बढ़ेगा और वो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है। इस कारण से फिर जो टार्क रहता है हमारे पास सेचुरेशन के बाद, आर्मेचर टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर्मेचर करंट, क्योंकि फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। सेचुरेशन से पहले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। अब देखो, मोटर में बैक ईएमएफ अगर निकालना रहेगा तो हम क्या रहते हैं, जिस प्रकार जनरेटर में क्या करते हैं हम, जनरेटर में ये रहता है फार्मूला, फ्लक्स जेड पी एन बाई 60 ए। तो आर्मेचर जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है ना, वही मोटर में क्या हो रहा है, एक बैक ईएमएफ के रूप में काम करेगा। ठीक है। जैसे हम सप्लाई देंगे तो वो बैक ईएमएफ के रूप में काम करेगा, उससे वो कम रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाला फार्मूला हमारे पास रहेगा ये। ठीक है। अब बैक ईएमएफ में क्या होगा, यहां पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारा पास आर्मेचर कंडक्टर और पोल, जिस समय हम मोटर को बनाएंगे उस समय हम जो पोल रहेंगे वो एक बनाते समय जिसमें 4 पोल 6 पोल 8 पोल जितना भी हम रखेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। फिर जो कंडक्टर आर्मेचर में जो कंडक्टर वाइंडिंग करेंगे वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है। या तो हम सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में, वेव वाइंडिंग लेफ्ट वाइंडिंग जिस प्रकार से जोड़ेंगे वो भी हमारे पास एक कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए भाई कि ये इतनी चीजें, जैसे जेट हो गया, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर, फिर पोल और 60 बाई ए पाथ, ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है। और ये फ्लक्स और स्पीड ये चेंज हो सकती है। ठीक है। तो हमारे पास जो बैक ईएमएफ रहता है
फ्लक्स और स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहता है। ठीक है, अब इसको हम कर सकते हैं, इसको अगर लिखेंगे, फ्लक्स को इधर लाए तो ये हमारे पास जो स्पीड रहेगी वो कैसे आ रही है, बेक ईएमएफ। जैसे हम बेक ईएमएफ को बढ़ाएंगे तो बेक ईएमएफ का मान जैसे ये वाला होता है बेक ईएमएफ। ठीक है, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज देंगे और आर्मेचर में लॉसेस होगा। ठीक है, आर्मेचर का लॉस अगर कम होगा तो हमारे पास बेक ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, और मान बढ़ेगा तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, लॉसेस कम होने पे। ये हमें ध्यान रखना एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कि अगर टर्मिनल वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं तो बेक ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, बेक ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर फ्लक्स का मान बढ़ाता है, ठीक है, आर्मेचर करंट का मान बढ़ाएंगे तो यहां पर क्या होगा, फ्लक्स का मान कैसा हो जाएगा, बढ़ेगा, तो ये घट जाएगा इसकी स्पीड। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना मेरे भाई, ये वाला। इसलिए आर्मेचर की जो हमारे स्पीड रहेगी वो हमारे पास फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर्मेचर करंट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सीरीज करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और लोड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि लोड करंट, सीरीज फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों समान रहती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आप देखो यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक पे ऊपर आते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास, ये टार्क है इस एक्सिस पे और इसके ऊपर करंट है। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं भाई, करंट को बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका टार्क भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पे आके एक सेचुरेशन पॉइंट सरल रेखा में चल, और ये वाला पॉइंट इतना क्या है, प्रवल्य बोलते हैं इसको हम, इतना। ठीक है, ये इस टाइम पे क्या होता है, टार्क रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर्मेचर करंट के स्क्वायर में रहेगी। अब यहां से जब सेचुरेटेड हो जाएगा ये, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेचुरेशन होगा तो ये टार्क होगी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगी। तो ये ध्यान रखना भाई, इसमें कैसा हो रहा है, इसमें हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए इसमें। अब अगला हम देखेंगे इसमें कि जो हमारे टार्क है वो आर्मेचर करंट के सेचुरेशन से पहले आर्मेचर करंट के स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, और प्रवल्य कैरेक्टरिस्टिक में बनाएगा। ठीक है, सेकेंड, अब हम यहां पे देखो स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में रिलेशन। पहले हमने टार्क और आर्मेचर के करंट के बीच में रिलेशन देखा, अब स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में रिलेशन देखेंगे हम इसमें। ठीक है, देखो मान के चलो नो लोड अगर आर्मेचर करंट जीरो रहेगी तो इसकी स्पीड इंफिनिटी रहेगी। ठीक है, अब जैसे इसके हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर लोड डाले तो करंट वो जाएगा, और जैसे जैसे इसकी स्पीड को क्या करेंगे हम, इसकी स्पीड कैसे, करंट बढ़ने पर, आर्मेचर करने पर स्पीड कम हो रही है। क्यों कम हो रही, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैक ईएमएफ बटे फ्लक्स, और ये फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर्मेचर करंट कारण। ठीक है, तो इस कारण से आर्मेचर करंट को अगर हम क्या कर रहे हैं भाई, देखो स्पीड को अगर हमारे पास, या फिर आर्मेचर करंट को अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसी घट जाएगी। ठीक है, अति प्रवल्य। ठीक है, ये प्रवल्य था, ये अति प्रवल्य में आएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान देना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आपको डायरेक्ट डायग्राम भी पूछ सकता हूं। कांस्टेंट स्पीड इस समय तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। अब अगला हम तीसरा देखते हैं, स्पीड के बीच में और टार्क के बीच में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अब देखो टार्क क्या होता है, टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर्मेचर करंट के स्क्वायर में होते हैं। और स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो देखो अब यहां पे हमें देखना है कि जैसे जैसे हम क्या करें, आर्मेचर के टार्क को बढ़ा रहे हैं तो हमारे टार्क बढ़ने पे क्या हो रहा है, फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा तो स्पीड भी वो कम होते हुए आगे आ जाएगी। ठीक है, स्पीड कम होते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगा, स्पीड और टार्क के बीच अगर ग्राफ देखते हैं हम तो हमारे पास टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर्मेचर करंट के, और स्पीड ऑफ क्या होगा हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टार्क। ठीक है, यानी कि टार्क को बढ़ाएंगे तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। ठीक,
स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में अगर ग्राफ हम देखते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में, तो आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स हमारा बढ़ जाएगा और इस कारण से स्पीड वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो और भी देखो, टार्क आर्मेचर करंट के बीच में ग्राफ हमने देखा। सेचुरेशन से पहले क्या था हमारे पास, कि जो टार्क था आर्मेचर करंट के स्क्वायर में था। ठीक है, और अगर इसको हम क्या करें, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टार्क को इस ऐसा हम लिख सकते हैं कि अंडर रोड में टार्क को लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर, ये सेचुरेशन से पहले। ठीक है, यानी कि आर्मेचर करंट हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास टार्क भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेचुरेशन के बाद क्या होगा, आर्मेचर का करंट बढ़ाएंगे तो भी टार्क बढ़ेगा। अब डीसी सीरीज मोटर में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। स्टार्टिंग टार्क इसका बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में बताया। ठीक है, इसे नो लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नो लोड पर आर्मेचर करंट बहुत ही कम होती है, जिससे कि फ्लक्स कम होती है, और फ्लक्स कम होने पे अगर ये जीरो होगी तो इसकी स्पीड कैसी, इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, स्पीड इंफिनिटी हो जाएगी, इसलिए फ्लक्स कम होने पे क्या होता है, स्पीड बढ़ती है, जिससे स्पीड बहुत अधिक हो जाती है। इसका यूज हम कहां पर करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का यूज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में करते हैं, ट्रामवे, हॉइस्ट हॉस्ट और लिफ्ट में करते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको इसका यूज पूछा जाए तो इस पॉइंट को आप ध्यान देना और इसको याद रखना। ठीक है, और अगर दिशा आर्मेचर या फील्ड दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी घूमने की स्पीड बदल जाएगी, डायरेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम संट मोटर। अब संट मोटर क्यों बोलते भाई, क्योंकि इसके आर्मेचर में हम इसके पैरेलल में जो फील्ड वाइंडिंग को कनेक्शन करते हैं, सीरीज इसलिए बोलते हैं, इसको हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट स्पीड रहती है, इसको ध्यान रखना। लेकिन आप देखो ये डायग्राम हमने बनाया इसका। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज ये हमारे पास है, और यहाँ पे ये टर्मिनल वोल्टेज वी पे आएगा ये। ठीक है, आर्मेचर की करंट अगर इसमें आएगी तो देखो ये करंट हमारे पास क्या है, यह वाली करंट हमारे पास हो जाएगी ये वाला। ठीक है, आर्मेचर की करंट प्लस में संट की करंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बना रहेगा, इसमें अगर किसी का मान दिया रहे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आर्मेचर करंट निकालना रहेगा तो हम लोड की करंट में से हम क्या करेंगे, शंट फील्ड की करंट को हटा लेंगे तो हमारे पास आर्मेचर करंट आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला इससे ये बन जाएगा। ठीक है, अब देख यहाँ पे अगर हमारे पास क्या होता है कि शंट करंट अगर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, लोड की करंट में से माइनस कर लेंगे हमारे पास आर्मेचर करंट को। ठीक है, अगर शंट का करंट निकालना रहेगा एक, तो यहाँ पे वोल्टेज मैंने जैसे ये वाला बोला, ये वोल्टेज यहाँ पे। ठीक है, इसके बटे में हम शंट में जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको रख लेंगे, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज अगर इसका निकालते हैं हम, जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे वो, ठीक है, तो ये बैक ईएमएफ होगा, इसको ऐड करेंगे और आर्मेचर में जो लॉसेस है उसको ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टर्मिनल। इसको इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम रहता और केवल ये फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए ही रहता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैक ईएमएफ अगर निकालना रहेगा तो बैक ईएमएफ कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे अगर हमने इस पे टर्मिनल पर सप्लाई दी है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करा, सप्लाई दे दी। ठीक है, अब इसको सप्लाई देने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे बैक ईएमएफ होगा, लेकिन ये बैक ईएमएफ के साथ यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, वो कुछ ना कुछ लॉसेस होगा तो वो माइनस होगा, तो आर्मेचर लॉसेस इसको हमने माइनस कर लिया। ठीक है, तो बैक ईएमएफ आ जाएगा। आर्मेचर करंट निकालना है तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज बैक ईएमएफ बटे में आर्मेचर का रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास आर्मेचर करंट निकल आएगी। ठीक है, तो यहां ध्यान देना है, पी डेवलप्ड बराबर हमारे पास रहेगा ए बैक ईएमएफ इंटू में आर्मेचर करंट। डेवलप्ड पावर अगर यहाँ पे पूछता है हमें तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, कैसे निकालेंगे इसमें, तो यहाँ पे ये वाला याद रखना,
जो आर्मेचर में जो डेवलप्ड वोल्टेज है ये, ठीक है, इंटू करेंगे आर्मेचर में करंट, तो ये पावर आ जाएगा इससे। ठीक है, और इनपुट पावर बोलेगा तो आप ध्यान देना इसमें कि देखो आई बराबर हमने क्या लिखा था, आर्मेचर करंट प्लस में संट का करंट आ जाएगा, तो बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कि भाई जो टर्मिनल पे हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो, उसके बाद में जो हमारे पास करंट, ठीक है, आर्मेचर कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर्मेचर करंट के आर रेजिस्टेंस आएगा। संट कॉपर लॉस भी अगर निकालना है तो इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर करके जैसे संट का जो करंट है उसका स्क्वायर इंटू में संट का रेजिस्टेंस करेंगे हम इसमें, या फिर वोल्टेज टर्मिनल पे रहेगा वो, और संट का करंट करेंगे तो ये, तो अभी हमारे पास कॉपर लॉस आ जाएगा फील्ड का। ठीक है, टोटल कॉपर लॉस अगर हम देखेंगे तो आर्मेचर में कॉपर लॉस होगा वो, और हमारा फील्ड में कॉपर लॉस होगा वो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये बच जाएगा। अब देखो पी डेवलप्ड पावर अगर हम देखते हैं तो हम क्या होगा, इनपुट में डेवलप इनपुट में जो पावर दे रहे वो, उसके माइनस में हम क्या करेंगे, कॉपर लॉस हो रहा हो शंट में, और फिर आर्मेचर में। देखिए इनपुट में हम क्या पावर दे रहे हैं, ये वाली पावर इनपुट की है। अब कॉपर लॉस कितने हो रही, तो ये देखो, ये आर्मेचर में कॉपर लॉस होगी और ये वाली हमारे पास होगी शंट में कॉपर लॉस। तो दोनों को ऐड करके हम जो इनपुट में दे रहे हैं उसको घटा देंगे, तो हमारे पास आर्मेचर में जितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है ना, डेवलप्ड हो रहा है, डेवलप्ड पावर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हम इसमें अगर इक्वेशन का आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारे पास रहेगा, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डेवलप्ड पावर बराबर मेन इक्वेशन, ये हमें याद रखना। ठीक है, मेन इक्वेशन। अब शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, तो शंट में फील्ड वाइंडिंग रहती है, तो शंट करंट के फील्ड वाइंडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, ये फील्ड वाइंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ शंट करंट का। ठीक है, तो देखो, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, शंट करंट कैसी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहती है, तो फील्ड वाइंडिंग में फील्ड करंट समान बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो फ्लक्स भी समान रहेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास टार्क रहेगा, टार्क क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स और आर्मेचर करंट का रहता है। ठीक है, लेकिन जब फ्लक्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्लक्स है, तो देखो भाई इसमें कांस्टेंट अगर फ्लक्स हमारे पास है, ठीक है, ये कांस्टेंट फ्लक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जो टार्क रहेगी वो आर्मेचर करंट के कैसी रहेगी, ये टार्क आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ठीक है, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्पीड में हम देखते हैं, स्पीड को देख लेते, तो स्पीड में हमने देखा था ये वाला। ठीक है, ये फार्मूला ये कैसा आया, वैसे हमने पहले इसको देख लिया थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब देखो जो फ्लक्स है वो तो डायरेक्ट कैसा होगा हमारे पास, इसके करंट के रहेगा ना, तो ये हमारे पास एक फार्मूला ये, एक ये, और इसके साथ ये भी, तो टार्क आर्मेचर करंट के समानुपाती होते हैं। तो एक यहाँ पर बनेगा टार्क अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, टार्क को बढ़ाएंगे तो स्पीड उसकी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, कम होगी, थोड़ी बहुत भी कम होगी, कितनी भी कम होगी पर कम होगी, ये इसमें ध्यान देना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये किसके बीच में कैरेक्टरिस्टिक, टार्क और आर्मेचर करंट के। अब देखो टार्क और आर्मेचर करंट के बीच में अगर हमने देखा तो एक लीनियर के रूप में ये बढ़ता हो जाएगा। ठीक है, और सेचुरेशन के बाद फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सरल रेखा में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में टार्क क्या होता है, आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है यहाँ पे, उसके बाद ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या होता है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैक ईएमएफ
बटे में आर्मेचर करंट। ठीक है, यानी कि स्पीड को अगर आर्मेचर करंट को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, या टार्क को बढ़ाएंगे, क्योंकि टार्क भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है ना, तो यहाँ पे टार्क भी आएगा, टार्क को भी बढ़ाएंगे तो भी हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला टार्क वाला कैरेक्टरिस्टिक, ये वाले जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि भाई जैसे जैसे हम टार्क को बढ़ा रहे हैं स्पीड वो कम हो रही है, एक ये कम होते जाएगी, ये देखो ये कांस्टेंट रहना था लेकिन ये कम होते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब टार्क और आर्मेचर करंट के बीच में ग्राफ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टार्क। ठीक है, यानी कि आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो टार्क भी हमारी एक सरल रेखा में बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में अगर हम देखते हैं तो स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में क्या हो रहा है कि भाई फ्लक्स कांस्टेंट रहता है इसमें। तो जो स्पीड रहेगी बेक में बढ़ने से हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, वो ध्यान रखना। लगभग हमेशा बेक में तो हमारे पास भी ये भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर कुछ बढ़ती है तो ये, ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक, परंतु लोड बढ़ने पर बेक ईएमएफ हल्की से कम हो जाती है, जिससे कि हमारी स्पीड भी कम हो जाएगी और इसकी परंतु हम इसकी स्पीड को क्या कांस्टेंट मानते हैं। स्पीड और टार्क के बीच में अगर हम ग्राफ देखते हैं तो आर्मेचर करंट और स्पीड के ग्राफ के समान ही ये बना रहेगा। आर्मेचर करंट और स्पीड के समान जो बनता है ग्राफ वही हमारे पास है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डीसी शंट मोटर। ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च हाई रखा जाता है इसमें। ठीक है, हाई रखते तो करंट कम जाएगी इसमें। इसकी स्पीड लगभग कांस्टेंट, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, स्टार्टिंग टार्क इसका मीडियम रहता है, स्टार्टिंग टार्क इसका कैसा रहता है, मीडियम रहेगा, और इसको हम लगभग कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है वहां पर इसका यूज करते हैं, जैसे कि पंप, फैन, ब्लोअर, लेथ मशीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ डीसी शंट मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, सीरीज मोटर का यूज भी हमने देखा था। फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में से किसी एक सप्लाई को अगर चेंज करते तो उसकी हमारी मोटर की दिशा, स्पीड, उसकी जो स्पीड रहेगी उसकी घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका स्टार्टिंग करंट फ्लक्स फुल लोड करंट की दो गुनी होता है। ठीक है, स्टार्टिंग करंट जो फुल लोड करंट रहता है उसका दो गुना रहेगा। ठीक है, आगे देख, कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग संट और शॉर्ट संट। ठीक है, लॉन्ग संट और शॉर्ट संट दोनों के बीच दो प्रकार के रहते हैं। कंपाउंड मोटर दो प्रकार के रहते हैं, जैसे जनरेटर रहता है उसी प्रकार। ठीक है, अब देखो लॉन्ग संट में ये हमारे पास संट वाइंडिंग है, कैसे है, ये हमारे पास संट में लगी है, आर्मेचर और फील्ड दोनों के बीच में। लेकिन शॉर्ट संट में क्या है, यहां से ये वाली है, अलग है ये और इसके, तो ये आर्मेचर के संट में रह लेगी, सीरीज के फील्ड वाइंडिंग के संट में नहीं होती। ठीक है, आप यहाँ पे देख, ये सप्लाई वोल्टेज है हमारे पास। ठीक है, और ये बैक ईएमएफ ये है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है ये, और फील्ड वाइंडिंग का इसका, और ये हमारे पास रहेगा आर्मेचर के सीरीज में जो करंट जा रही है। ठीक है, संट का करंट निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज दे रहे हैं वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, बटे में संट का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, और इसके अगर निकालना है तो इसका प्लस करेंगे जितना लॉसेस हो रहा वो, तो आर्मेचर करंट, आर्मेचर का रेजिस्टेंस और सीरीज का रेजिस्टेंस, सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। वेव ईएमएफ निकालना है तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे ये लॉसेस को, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आर्मेचर करंट निकालना है तो ये हमारे पास, इसको क्या करा हमने, इधर ले गए माइनस और इसको भाग दे दिए, इससे ये भी निकल आएगा, इससे ये वाला भी निकल आएगा। एक ही आप याद रखोगे तो भी आपको बन जाएगा। इनपुट पावर तो हमारे पास क्या होगा, जो टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज और जो हमारे पास लोड का करंट। ठीक है, अब डेवलप्ड पावर अगर होगा हमारे पास तो बैक ईएमएफ आर्मेचर में और आर्मेचर करंट आता है। ठीक है, और डीसी सीरीज मोटर की वोल्टेज समीकरण लॉन्ग शंट मोटर की वोल्टेज समीकरण के समान रहेगी। डीसी सीरीज मोटर की जो हमारे पास रहती है उसके सामान्य रहेगी। इसमें क्या होता है देखो,
ये हमारे पास आ जाएगा संट और आर्मेचर करंट दोनों ऐड कर देंगे तो लोड करंट आ जाएगा। संट में तो ये हमें देखना है कि भाई यहाँ पे जो संट का वोल्टेज रहेगा उसके और जो हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा तो ये करंट आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। संट वोल्टेज अगर निकालना है तो टर्मिनल वोल्टेज हम दे रहे हैं उसमें से माइनस करेंगे सीरीज को। ठीक है, सीरीज में जो वोल्टेज ड्रॉप रहा उस और बैक ईएमएफ निकालना है तो टर्मिनल वोल्टेज पे हम सप्लाई दे रहे हैं वो वोल्टेज माइनस करेंगे आर्मेचर लॉसेस और माइनस में हम सीरीज का लॉसेस भी करेंगे। ठीक है, और टर्मिनल पे वोल्टेज निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐड कर देंगे और आर्मेचर का लॉसेस भी ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट वाला था। अधिकतम विकसित यांत्रिक शक्ति के लिए अगर हम देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेवलप्ड पावर की बात करते हैं हम, तो बैक ईएमएफ ये है और ये सप्लाई वोल्टेज। तो देखो बैक ईएमएफ कितना रहता है, जो सप्लाई वोल्टेज का हाफ रहता है मोटर की कंडीशन। और जनरेटर की कंडीशन में क्या रहता है, जो हमारे पास टर्मिनल का वोल्टेज रहता है वो हमारे पास बैक ईएमएफ का आधा रहता है। ठीक है, ये किसमें, जनरेटर के केस में है और ये मोटर के केस में। ठीक है, तो इसका गुना इसमें करेंगे तो जो सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं उसमें कितना हो जाएगा, जो हमारे पास ये प्रैक्टिकली कंडीशन में नहीं, ये हम इसमें देखेंगे। और टर्मिनल का आधा भी, इससे ये फार्मूला भी आ जाएगा, इसका भी ये 50% होता है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से आधा होता है। ठीक है, डीसी मोटर के लिए आर्मेचर टार्क देखना है। डीसी मोटर के लिए तो टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहता है फ्लक्स और आर्मेचर करंट के लिए। संट में अगर इसको देखेंगे, इसमें फ्लक्स का मान कांस्टेंट होता है इसलिए वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा प्रथम स्थिति में और द्वितीय स्थिति में ये रहेगा। तो देखो टार्क 2 बटे टार्क फर्स्ट में, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर्मेचर करंट सेकेंड में और आर्मेचर करंट वन। तो इसके द्वारा आप कोई न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, जो भी देगा वो। डीसी सीरीज मोटर के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आर्मेचर करंट के स्क्वायर में होता है प्रथम स्थिति में और द्वितीय स्थिति में। तो ये स्पीड में ये वाला आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा टार्क 2 बाई ये। ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं डीसी मोटर यहाँ पे देखो, मैं एक काम करता हूँ, अभी कुछ टाइम हो रहा है तो अब यहाँ से हम आगे अगले वीडियो में करेंगे और उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो अवश्य हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल से स्टूडेंट आपसे रिलेटेड है उन तक आप भेज सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे आपको जितने भी ऑल ओवर इंडिया में, एमपी में, अलग स्टेट में एई जेई के जितने भी क्वेश्चन किसी भी ब्रांच के, आपको टेलीग्राम चैनल ER मुकेश जमरे के नाम से आप सर्च करोगे, उस टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाओ और वहां पर आपको सभी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।